नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार नहीं बृहस्पतिवार का दिन माफ़ कीजिएगा, जबकि वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाज़ारों में आज रफ्तार थी। आज वैसे तो फर्स्ट हाफ से ही मार्केट एक रेंज के अंदर था, वो रेंज में ही रहा फर्स्ट हाफ से मिड आवर तक, लेकिन लास्ट आवर में कुछ बाइंग वहाँ देखने को मिली और लास्ट आवर की जो बाइंग थी उसमें एक अच्छी तेज़ी के साथ 21,900 के ऊपर इंडेक्स जाके कहीं क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली निफ्टी बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा था और निफ्टी बैंक में भी आज एचडीएफसी बैंक वापस कमान संभाल रहा था, जहां पे खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 70 अंकों के आसपास की बढ़त में रहा, सेंसेक्स करीब 225 अंकों पर रहा, निफ्टी बैंक करीब 350 अंकों पर रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, स्मॉल कैप 1.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया खरीदारी रही पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, जिसमें एसबीआई समेत बाकी एक्सिस, पीएनबी, बीओबी सब में खरीदारी देखने को मिली। और अदरवाइज़ भी आज जो अच्छे अपमूव थे वो थे एचडीएफसी बैंक प्लस हैवी वेट में, जिसमें थोड़ा रिलायंस आज बैकफुट पर था, लेकिन बाकी जो हैवी वेट थे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बैंक्स में कल जहां पर तेज़ी थी वो आज बैकफुट पे थे, मिसाल तौर पे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कल की तेज़ी में थे। कोटक आज प्रेशर में ही रहा, लेकिन अच्छे अपमूव देखने को मिले पीएसयूज़ में। तो पीएसयू की खरीदारी लगातार बनी हुई है, चाहे वो रेलवेज़ में हो या कैश मार्केट के शेयरों में हो, हैवी वेट पीएसयूज़ में हो, पीएसयू बैंक्स में हो, एनर्जी में हो, सब में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन पीएसयू तौर पर देखने को मिली। बिकवाली थी एफएमसीजी स्पेस में, जहाँ थोड़ी बहुत गिरावट रही, मीडिया स्पेस में थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन। आईटी आधा % ऊपर, ऑटो जोरदार तेजी, मेटल बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा था और मेटल में भी पीएसयू मेटल तो बहुत ही बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा था। आधा % के आसपास की बढ़त वहाँ थी। निफ्टी फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं और अर्निंग सीजन खत्म हो गया, तो अब आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। अब कल के लिए ट्रिगर, मतलब कल हफ्ते आखिरी कारोबारी सत्र है, फिर नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा ट्रिगर लैकलस्टर हो जाएंगे मार्केट में, इसीलिए अब वो बाजार एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। ऊपर 22,000, नीचे 21,500 600, इस रेंज को आप मोटा मोटा मान के चलिए। अभी तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी जैसे जैसे न्यूज़ फ्लोज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग कामकाज होगा। इवेंट के हिसाब से देखा जाए तो आज पेटीएम लोअर सर्किट एक बार फिर से, वो लगातार पहले 20 फिर 10 और अब 5 के सर्किट दिखते आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि 2-10 भी हो गए। आयरेडा में आज अपर सर्किट वो ब्लॉक हुआ था, कल उसी का इम्पैक्ट, कल भी अपर सर्किट था, आज भी वहाँ पे अपर सर्किट लगा। बाकी एम बढ़िया नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, 7-8% की शानदार तेज़ी। ऑटो का टॉप गेनर, निफ्टी का टॉप गेनर इनफैक्ट, और एफएंडो का भी टॉप गेनर। पॉली कैब बढ़िया तेज़ी लास्ट आवर में आई, 200 डीएमए के ऊपर पहुंचा पॉली कैब आज, वहाँ पर भी अच्छी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जो है वो चल ही रहे हैं और अलग अलग ट्रिगर पे, अलग अलग इवेंट के ऊपर मार्केट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी निफ्टी बैंक स्टार थे अब तक, तो अब देखते हैं कल कैसे वहाँ पे कामकाज होता है, लेकिन सो फार एक अच्छा सेशन था, जिसमें कैश मार्केट के शेयरों में बढ़िया रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, एफएंडो के शेयरों में बढ़िया रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेगा, और ओवरऑल मार्केट भी ब्रेथ वाइज काफ़ी बेटर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ब्रेथ में मार्केट एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से फर्स्ट हाफ से ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। कहाँ गए जी सवाल, ये रहे। ओके, पहला सवाल जो मेरे पास आया है, Sir, according to you, which kind of portfolio do you likely to see high return, concentrated or diversified? How to identify a multi-bagger stock? वसंता सर देखो, कंसंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड में बेटर इज़ ऑलवेज डाइवर्सिफाइड एनी डे, क्योंकि एक जगह पे कभी भी अपने सारे एसेट में आप पैसा डाल दोगे और वो एसेट बस्ट आउट हो गया तो आप पैसा डुबा बैठोगे, या मेजर एक्सपोजर रखते हो और वो सेक्टर में कुछ हो गया तो आप पैसा डुबा बैठोगे। सो कंसंट्रेटेड इज़ ऑलवेज नो, डाइवर्सिफाइड इज़ ऑलवेज यस। तो आप हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो अक्रॉस ऑल एसेट क्लास, ये पहला पार्ट होता है। और अब रही बात रिटर्न की, तो देखो मैक्सिमम रिटर्न की परिभाषा मुझे आपकी नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न बाजार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 18 से 20% होती है, अगर आप आइडियल सिचुएशन देखोगे तो। चाहे आप मिड कैप स्मॉल कैप भी देख लो, ये मिड कैप स्मॉल कैप 40-80% पिछला साल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा 40-80% ही रहेगा। एक एवरेज रिटर्न मिड कैप का पिछले 2 डिकेड का 15 से 17% ही है, और स्मॉल कैप का भी उतना ही है, और वो निफ्टी से ज़्यादा नहीं होता, निफ्टी के इर्द गिर्द ही रहता है। सो ऑन एन एवरेज यही रिटर्न की उम्मीद अब लगाकर चलना। गोल्ड असेट 7-8%, एफडी का आपको पता ही है 6-7%, एक टाइम पे 17-18 था, तो एवरेज का भी कहीं 7-8 ही आता है।
और बाकी प्रॉपर्टी का भी 11-12%, म्यूचुअल फंड 13%। सो ये एक एवरेज रिटर्न होता है पिछले कई एक सालों का। अब आप इससे ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो बहुत बड़े रिटर्न के लिए, तो फिर वो अलग ही तरह की इक्वेशन रहती है कि आप फंड से पैसा मतलब स्टॉक में डाला, मल्टीबैगर बन गया, निकल गए और फिर आप किसी और में चले गए। आप उतने लकी आप हर बार हो तो पता नहीं मुझे। ये पहला पार्ट है। अब आपका दूसरा पार्ट, ये हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टीबैगर। मल्टीबैगर सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपने आज बोला कि ये 100 शेयर इनमें से एक शेयर ये निकला, ये मल्टीबैगर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी स्टॉक एक मल्टीबैगर इज़ अ जर्नी। अब उस जर्नी में आप हिस्सा बनना चाहो या ना बनना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन HDFC बैंक इज़ अ मल्टीबैगर विद अ पीरियड ऑफ टाइम। इवन TCS इज़ अ मल्टीबैगर, इवन इन्फोसिस इज़ अ मल्टीबैगर। लेकिन उस जर्नी का जो हिस्सा बने उनको पता होगा उसकी मल्टीबैगर की स्टोरी। आपको नियर टर्म में नहीं समझ में आएगी क्योंकि 3 साल से उसने परफॉर्म ही नहीं किया, तो आप बोलोगे नहीं किया। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि CG पावर इज़ अ मल्टीबैगर। 18 रुपये पे जो उसमें टर्न अराउंड हुआ था, तब NCLT का केस जब बाहर हुआ था और CG पावर ने पहली बार भारती ने स्टेक लिया था, तब से वो चलना शुरू हुआ और आज 400-500 रुपये हो गया। अब जिसके पास CG पावर पुराने पड़े होंगे, उनको 150 रुपये में 200 रुपये के कहीं शेयर था, वो टूट के उन्होंने देखा होगा उसका 13 रुपये का दाम भी, और 13 रुपये का दाम में टर्न अराउंड होकर यहाँ तक पहुँचा। सो मल्टीबैगर विद टाइम 13 रुपये वाले के लिए तो मल्टीबैगर है, लेकिन जिसकी 200 रुपये की सिचुएशन है उसके लिए नहीं है। 2, आज के बाद वो ऐसा रहेगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। सो इट इज़ अ जर्नी एंड नंबर्स व्हाट मेक्स यू थिंक लाइक दैट। और स्टॉक पे भी डिपेंड करता है, किसी के लिए कुछ मल्टीबैगर है, किसी के लिए कुछ मल्टीबैगर है। सो आप अच्छा स्टॉक पिक करो, मल्टीबैगर है या नहीं। अभी से सोचो लोगे कि ये मल्टीबैगर नहीं है मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होता। आप अच्छा क्वालिटी स्टॉक लेके रख लो, विद टाइम आपको अपने आप पता चल जाएगा मल्टीबैगर है कि नहीं है। ओके, विभोर स्टील IPO, छोटा IPO था सिद्धार्थ सर, 70-72 करोड़ रुपए का शायद IPO था। अच्छा सब्सक्रिप्शन का नंबर भी आया है। कंपनी वैसे ठीक है, क्योंकि IPO बहुत छोटा है, सब्सक्रिप्शन के नंबर बड़े हैं, तो लिस्टिंग में प्रीमियम ही होनी चाहिए। मोटा मोटा तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी लिस्टिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का जो भी इक्वेशन है उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा कब को आया, कब को सब्सक्राइब हुआ, कब को चला गया वाला सिचुएशन है। सो इसीलिए बेटर यही कि अभी तो है शायद वो IPO, आज है ख़त्म हो गया, लेकिन वो पहले दूसरे दिन में जो नंबर देखा था कि पहले ही दिन ही शायद पूरा सब्सक्राइब हो गया था, दूसरे दिन पूरा सब्सक्राइब हो गया था। सो स्ट्रॉन्ग नंबर तो इसमें थे ही बैकअप में इसके। तो अभी के लिए तो अगर है आपको अलॉटेड तो बैठे रहे, या आपने डाला है तो। और अदरवाइज लिस्टिंग के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ पर बाजार में। तो NTPC का शेयर, अमित यादव जी का सवाल है, एज पर योर व्यू NTPC स्टॉक अच्छा है? मुझे NTPC बेस्ट लग रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप कुछ बताएं। सर NTPC इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत होगी नहीं। जैसे कोल इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, वैसे NTPC इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। नॉट इन टर्म्स ऑफ थर्मल पावर, बट इन टर्म्स ऑफ थर्मल, मतलब अलग अलग सेगमेंट को आप मिला दो तो थर्मल का तो है ही लार्जेस्ट पावर, प्लस इसके पास रिन्यूएबल की बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, चाहे हाइड्रोज एंड बाकी रिन्यूएबल को आप जोड़ लो। प्लस ये वैसे भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, पावर प्रोड्यूसर के साथ साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली तो नहीं है, बट हाँ ये सप्लाई करता है उनको, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं उनको, SEBs जिनको बोलते हैं। बट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वो बात अलग है कि बहुत समय से अंडर ओन्ड था। अब आज आशीष तोमैया सर आए थे ऑफिस में, तो उनसे जब बात हो रही थी कि क्या अभी हो रहा है सिस्टम में, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि PSUs में क्योंकि असेट अच्छे थे, और अच्छे असेट के साथ साथ वहाँ पर अंडर वैल्यू भी था। बहुत सालों से PSU नहीं चले थे, मतलब डिकेड से PSU नहीं चले थे, और अंडर ओन थे, कोई किसी के पास थे ही नहीं PSU। सो इसीलिए PSU में इतनी ज़ोरदार तेज़ी आई, और तेज़ी आने के बाद अब पहले तो अच्छी क्वालिटी एसेट PSU में तेज़ी आई, फिर धीरे धीरे वो उसमें नॉन क्वालिटी PSU भी जुड़ गए, और फिर वो धीरे धीरे लास्ट के जो बिना वैल्यूएशन वाले PSU हैं लॉस मेकिंग, वो भी घुस गए, क्योंकि उनकी इक्विटी नहीं है तो खींच रहे हैं वो भी आराम से। सो ये वजह से PSU में ज़ोरदार तेज़ी है। तो अब PSU की इतनी तेज़ी में आ गया कि अब वो अंडर ओनरशिप से ओवर ओनरशिप की तरफ जा रहा है। सो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना और फोकस करना वहाँ जहाँ अब अंडर ओनरशिप है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी खबरें, बुरे दौर सुन रहे हो आप, वहाँ अंडर ओनरशिप है। यानी बुरी खबरें ऐसे पेटीएम नहीं, जहाँ बुरी खबरें मतलब जिसको कोई भी इस समय पसंद नहीं कर रहा है, सब बुरा भला बोल के जा रहे हैं, उनकी। अब नाम मैं मल्टीपल टाइम मेंशन कर ही चुका हूँ, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो उसको आप ध्यान रखना। तो वहाँ पर कुछ लोगों की फंड्स की बाइंग उन्होंने मुझे बताई आज, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है। NTPC में कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये बढ़िया तेज़ी दिखा चुके हैं।
तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना, और अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है फिर आप कॉशियसली हटा सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखो। एफ.एंड.ओ गुरुकुल की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? सर मुझे आइडिया नहीं, शशांक जी आप जो कंसर्न टीम के लोग हैं उनसे बात करिएगी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। Sumit ji, what is your view on Gland Pharma after Q3 results? Can I accumulate PVR at CMP? Is it good to stay invested? Ask Auto और exit? Ask में आप बने रहो अनिल जी, और क्योंकि कंपनी के नंबर अच्छे हैं, 340 मेरे ख्याल से क्रूशल जोन है जो पुराना ऑल टाइम हाई है, वो ब्रीच कर गया तो उसके बाद थोड़ा सा चलना चाहिए। कंपनी के नंबर अच्छे हैं, डेट कम है कंपनी पे, डेट फ्री कंपनी है मेरे ख्याल से, छोटे नेग्लिजिबल डेट है, और इस क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। 310-12 पे शायद गोल्डमैन ने मान लिया था, जो BSE डिस्क्लोजर में भी है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, और बाकी आप बने रहो, ऐसा कोई हार्म नहीं है इसके अंदर। रही बात आपके बाकी स्टॉक्स की, मैं नाम भूल गया, सो कहाँ गया बाकी स्टॉक में? पीवीआर था, पीवीआर को अभी के इसमें अगर आपका पेशेंस है तो आप होल्ड करो, एल्स आप अभी के लिए अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन पेशेंस है तो आप आराम से ऐड कर सकते हो। KPI ग्रीन एनर्जी और प्रोटीन ई सर्विस, प्लीज़ पिक वन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सर देखो, आपने जो चुने हैं ना वो तेज़ और बहुत तेज़ चले हुए शेयर हैं दोनों के दोनों। प्रोटीन तो रिसेंटली लिस्टेड, उसके नंबर मैंने इतने पढ़े भी नहीं, लेकिन वो भी चला बहुत है। लेकिन KPI को तो मैं बहुत अच्छे से जानता भी हूँ, मैनेजमेंट से भी मिला हूँ, उनसे मैंने बात भी की है मल्टीपल टाइम, नंबर्स भी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, बोनस बहुत आए हैं। KPI ग्रीन में जो अभी 1400 रुपये का है, उसमें आज बोनस X हुआ है, तो उसके नंबर बहुत अच्छे थे, इसलिए वो सर्किट टू सर्किट चलेगा, जो अभी चल भी रहा है। कल भी सर्किट था, आज भी सर्किट है, शायद 1-2 दिन सर्किट और रहा है उसमें, ये नंबर अच्छे हैं, वो एसिड ऑलरेडी बहुत चला हुआ है और उसके ऊपर बहुत अच्छे नंबर आ गए। अब आता है दूसरा वाला KP एनर्जी, जो जिसमें बोनस एडजस्ट 2 दिन पहले हुआ था, और जो हाल में 1300-1400 का था और टूट के अभी 300-400 रुपये पे आया हुआ है। वो शेयर में नंबर खराब आए हैं इस बार के, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन अपनी प्रेजेंटेशन में लास्ट में डाली, इसीलिए वो कंपनी का स्टॉक कल लोअर सर्किट में था, आज खुला हुआ था उसमें, कि एक कि कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है जिसकी डिटेल वो जल्द बता सकती है। ये पहली लाइन तो बहुत क्रूशियल लाइन है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है वो समय रहते आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ कंपनी के नंबर इस बार के Q-on-Q अच्छे थे, YoY वीक थे, और जो कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि इस क्वार्टर के एंड तक 30 करोड़ का प्रॉफिट वो लेके चले गए हैं एक क्वार्टर में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक। मेरे ख्याल से उसको 100 करोड़ तक ले जाने की बातचीत है उनकी, तो अगले फाइनेंशियल ईयर या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आ सकता है। सो अगर आप चाहो तो KP एनर्जी वुड बी अ सेफर बेट कंपेरेटिवली KP ग्रीन से। KP ग्रीन चला हुआ है, कंपनी दोनों ठीक है, पटेल साहब काम भी बढ़िया कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक पटेल, और कंपनी एक्सपेंशन मोड पे भी है, बट अगेन चले हैं दोनों शेयर, तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस अपना रखना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, और USL ऑल टाइम हाई, UBL अंडर परफॉर्मर, वाई? आई हैव नो आइडिया वाई, बट ये ज़रूर पता है कि जैसे मैं USL को लेके मतलब सर आप बड़ी इंटरेस्टिंग, कभी आप से मिलूंगा अगर पर्सनली लाइफ में, तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि USL को मैं कब से ट्रैक कर रहा हूँ। पहली बार इस कंपनी का जो जिक्र या इस कंपनी पे मैंने बहुत अच्छे से नज़र डाली थी, वो तब थी जब विजय माल्या साहब के पास थी। फिर उन्होंने बेची इस कंपनी को, Diageo को, यूनाइटेड स्पिरिट्स को, और UBL को बेचा था हेनिकेन को। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये बात मेंशन की थी कि UBL मतलब हेनिकेन और Diageo शायद UK बेस्ड कंपनी है, और दोनों का MRTP में कुछ एक्ट लग रहा था, तो उनको नाम अपने चेंज करके अलग अलग डील लेनी पड़ी थी। एनीवेज, लेकिन उस समय भी ये तब था शायद 700 रुपये का शेयर था प्री स्प्लिट, फिर उसके बाद वो चलता हुआ गया ऊपर, 2500-3000 गया, वहाँ पर फिर वो आ गया, लिकर बैन की खबर आ गई 2016-17 में शायद, उसके बाद वो नीचे आ गया 1700-1600 रुपये की रेंज तक आ गया था, फिर वहाँ से घूमा, फिर ऊपर गया शायद 4500 या 2500 जो भी दाम था, वहाँ स्प्लिट आया 1:5 आई थिंक स्प्लिट था इसका। उसके बाद से फिर चलता हुआ शेयर आज आपके सामने 1100-1200 रुपये। सो आपको जब मैंने 740 उस दिन बोला था कि 740 में USL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या USL अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, तो इसीलिए बोला था कि इतनी बड़ी हिस्ट्री इसके पढ़े बैठा हूँ मैं। लाइकवाइज UBL 350-400 रुपये पहली बार मैंने देखा था, उसके बाद से वो चलते चलते ऊपर आया है। हेनिकेन की लेने के बाद भी इसमें उतनी क्लीन अप नहीं हुआ जितना USL में हुआ, 1 2 UBL के केस में वॉल्यूम बड़ा होता है, बट बियर के केस में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि बियर की एज होती है, लिकर की एज नहीं होती।
बियर कुछ समय बाद चेंज करनी पड़ती है आपको बॉटल्स में से, बैरल्स में से, क्योंकि वो शायद उसका वो बैरल प्रोड्यूस जो होता है वो छोड़ देता है, अपना प्रॉपर्टी छोड़ देता है, ऐसा कुछ है, आप पढ़ना कभी उसके बारे में। सो इसीलिए बियर का जो टाइम होता है उसको जल्दी जल्दी शायद रिवाइज किया जाता है, ऐसा कुछ होता है, जिसलिए उनकी इन्वेंट्री का इश्यूज भी आते रहते हैं। बट यूएस लिकर इज़ अ मोर वॉल्यूम वाइज कंजम्पशन कम होता है, मार्जिन वाइज ज़्यादा होता है। बियर में मार्जिन कम होता है, कंजम्पशन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्लस कंपटीशन भी ज़्यादा है इसमें। बीरा वगैरह आ गया जो बड़ा मार्केट शेयर खा गए, वहाँ रेडिको अकेला खड़ा है जो उसने इतना इनके लिए चैलेंज नहीं बन रहा है बार बार, मतलब है चैलेंज लेकिन उतना बड़ा इतना उनके लिए वो है। सो और प्लस प्रोडक्ट लाइन की बहुत बड़ी है, उनके आगे उतनी नहीं है। सो इसीलिए मल्टीपल हेडविंड टेलविंड का इशू है, बट ठीक है। और कंजम्पशन अगेन, लिकर का कंजम्पशन वाइड है, बियर का कंजम्पशन लिमिटेड है। सो शायद इसलिए ऐसा रिएक्शन है, बट दोनों कंपनी क्वालिटी में ख़राब नहीं है, आप दोनों आराम से और होल्ड भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। आई हैव वरुण बेवरेजेस। सूरज सर बहुत बड़ी तेज़ी आई है, उस तेज़ी के बाद आप ले रहे हो, अकॉर्डिंगली आप देखना। सर विच स्टॉक इज चीपर टू ऐड, HUL और नेस्ले? वैल्यू वाइज HUL, वैल्यूएशन वाइज बेसिकली, और अदरवाइज आप नेस्ले और HUL में अगर कंपैरिजन भाव के हिसाब से देख रहे हो तो इसे डिफरेंट है। फिर तो ITC आया था सबसे आगे। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय आप ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।